नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। बांग्लादेश में गुरुवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीएनपी ने 299 सीटों में से 209 हासिल कर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया है। अब तक 286 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को अब तक 70 सीटें मिली हैं। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका 15 सीट से जीत दर्ज की। देश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनी है। 2008 से 2024 तक वहां शेख हसीना की अवामी लीग सत्ता में थी। इस जीत के साथ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो गया है। तारिक ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत दर्ज की है। वे पिछले साल दिसंबर में 17 साल बाद देश लौटे थे। राजपाल यादव इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनकी जमानत याचिका कोर्ट से खारिज हो गई है। दूसरी ओर वे आर्थिक तंगी का भी सामना कर रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। इसी बीच अब संभल से चर्चा में आए एएसपी अनुज चौधरी ने एक्टर की मदद की, जिसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। फिरोजाबाद में तैनात एएसपी अनुज चौधरी ने राज्यपाल से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे कहते हैं कि मैं राजपाल यादव जी की कॉमेडी से व्यक्तिगत प्रभावित हूं। मैंने उनकी कई फिल्में देखी हैं जिनमें मुझे उनमें अच्छा कलाकार कोई नहीं लगा। इस कठिन समय में मैं अपनी तरफ से उनको सहयोग के रूप में 51,000 रुपए अपनी सैलरी अकाउंट से देना चाहता हूं। मैं राजपाल यादव जी की कॉमेडी से व्यक्तिगत प्रभावित हूं। मैंने उनकी कई फिल्में देखी हैं जिसमें मुझे उनसे अच्छा कलाकार कोई नहीं लगा। पर इस कठिन समय में मैं अपनी तरफ से उनको सहयोग के रूप में 51,000 रुपये अपने सैलरी अकाउंट से देना चाहता हूं। राशि तो दोस्तों में इतनी बड़ी नहीं है, पर मैं अपने अनुसार जो मुझसे लगता है, जो मैं दे सकता हूं, वो मैं देना चाहता हूं, क्योंकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ओवैसी भड़काऊ भाईजान है। मुसलमानों को भड़काकर खुद हैदराबाद के महल में रहते हैं। गरीब मुसलमानों को टकराव के रास्ते पर लाकर तनाव पैदा करते हैं। वो 15 मिनट वाले नेता है। जो समझदार लोग हैं वो उनके झांसे में नहीं आते हैं। कानपुर पहुंचे शाहनवाज हुसैन ने कहा, विदेशी ताकतों के इशारे पर राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका में है, ऐसा लगता है जैसे कि 99 सीट जीतकर उनका सत्ता पर अधिकार हो गया। राहुल ने देश को गुमराह करने का काम किया। अमेरिका से डील हुई तो कह दिया कि देश बेच दिया। भारत ने नामीबिया को 93 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। टीम ने इस फॉर्मेट में 47वीं बार 200 प्लस स्कोर का आंकड़ा पार किया। वहीं हार्दिक पांड्या ने 109 मीटर लंबा 6 लगाया। गुरुवार को पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 9 विकेट पर 209 रन बनाए। ईशान किशन ने 20 बॉल पर 50 लगाई। 210 रन का पीछा करने उतरी नामीबिया की टीम 18.2 ओवर में 116 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10वीं जीत दर्ज की है। टूर्नामेंट का ये एक रिकॉर्ड बना है। ये जीतों का सिलसिला 2024 सीजन से शुरू हुआ था। दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है, जिनके नाम 8-8 लगातार जीत दर्ज है। राजस्थान के जोधपुर जिले के पालगांव स्थित आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पिछले 11 दिनों से जिस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, वे अब आ चुकी है। इस रिपोर्ट ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें जहर दिए जाने की आशंका जताई जा रही थी। करीब 11 दिनों के इंतजार के बाद एफएसएल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के जहर की पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार शरीर में किसी भी तरह के अप्राकृतिक कारणों के संकेत नहीं मिले हैं। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद अब गेंद मेडिकल बोर्ड के पाले में है। विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड अब अपनी अंतिम राय देगा, जिससे यह साफ हो जाएगा कि मृत्यु का वास्तविक कारण क्या था। राजस्थान में कानून बनने पर तक खेजड़ी नहीं कटेगी। गुरुवार देर रात राज्य मंत्री के बिश्नोई सरकार की ओर से इसका पत्र लेकर बीकानेर पहुंची। इसी के साथ बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत चल रहा महापड़ाव खत्म हो गया। के बिश्नोई ने कहा कि जब तक कानून नहीं बनता तब तक सभी जिलों के कलेक्टरों को राजस्व विभाग ने आदेश दिया है
कि अवैध रूप से एक भी खेजड़ी नहीं कटने दे। उन्होंने कहा कि आगे भी इस मुद्दे पर संतों और पर्यावरण प्रेमियों से बात करते रहेंगे। सरकार इसी सत्र में कानून लाने की तैयारी में है, साथ ही इसके सभी वैधानिक पक्षों को देखा जा रहा है। आंदोलन के संयोजक राम गोपाल बिश्नोई ने कहा कि सरकार ने खेजड़ी के संबंध में एक सर्कुलर जारी कर दिया है। अब राज्य में खेजड़ी नहीं कटेगी। इसी सत्र में ये नियम लाने की घोषणा की गई है। ये आप सबके संघर्ष की जीत है, हमें संगठित रहना होगा। मध्य प्रदेश के शहडोल में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं। यही वजह है कि अब वो सरकारी कर्मचारियों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हट रहे। मामला सोहागपुर से सामने आया, जहां फॉरेस्ट की टीम पर कोल माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें रेंजर सहित वन अमले को बंधक बनाकर मारपीट की गई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला सुहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़खेड़ा के खेतौली बीट सीमा स्थित सोन नदी का है, जहां वन विभाग की टीम अवैध कोयला उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर लौट रही थी। इसी दौरान वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने अचानक हमला कर दिया। शहडोल रेंजर राम नरेश विश्वकर्मा समेत वन अमले के कर्मचारियों को माफियाओं ने घेर कर बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की गई। हमले में सभी को चोटें आई हैं। अरे मैडम है तो मैडम की इज्जत करी धमू ना, मेरी इज्जत से बात करो आप। तुमसे बात कर रहा था मैं बात चलो गुरु जाइए ना यार, बगल में कार्यक्रम है यार। आप लोग अच्छा था अंजाम बता रहे हैं। अरे छोड़ो ना यार, जाने दो यार। नहीं है भैया जो हमें बहुत पता आते हैं। हम बार-बार बोल रहे निकलना समझ नहीं यार। कहाँ गाली? उमरटोला गांव से समितियों के द्वारा लोगों और ग्रामीणों के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि अवैध रूप से कोयला भरा हुआ लोड ट्रैक्टर ट्राली का परिवहन हो रहा है। वन विभाग की टीम तत्काल आप लोग पहुंचिए और जब्त करिए। ये सूचना प्राप्त हुई थी। उन लोगों ने पुलिस को भी सूचित किया था। उसी में हमारी टीम जब वहां पे मौके पे पहुंची, तब तक वो गांव वालों से मारपीट करके और गाली गलौज धमकी देकर वो ट्रैक्टर का जो कोयला था उसको डंप करके वो निकल गए थे। गांव वालों ने ये चीजें सारी चीजें हमको वृतांत बताया। फिर इसके बाद हम लोग वहां से टीम हमारी जो टीम थी वो वहां से निकल गई पेट्रोलिंग करते हुए, क्योंकि वाइल्ड ऑपरेशन 53 सेकेंड की पेट्रोलिंग अभी चल रही है जो पूरे मध्य प्रदेश में ही लागू है। उसी की गश्ती करते हुए जब जा रहे थे तो उसी के दौरान बड़खेड़ा गांव में यही कोल माफियों ने जो गांव वालों के साथ अभद्रता करके ट्रैक्टर ट्राली छुड़ा ले गए थे और 9 फरवरी को रेंज ऑफिसर से भी छुड़ा ले गए थे, वही उनके ही द्वारा पुनः हमारे रेंजर साहब की गाड़ी को रोका गया जबरदस्ती, उनको गाली गलौज मारपीट किया गया और धमकाया गया। ये राम नरेश विश्वकर्मा रेंजर दक्षिण मंडल शहडोल के द्वारा थाना सोहागपुर पर एक लेखी आवेदन प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा ये बताया गया कि वो अपनी टीम के साथ भ्रमण पे थे। उसी दौरान बड़खेड़ा गांव के आसपास के लोगों के द्वारा उनसे विवाद किया गया। उनके जब आवेदन दिया गया तो उनमें उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। उन्हें कथन के लिए बुलाया जा रहा है, परंतु वो कथन के लिए उपस्थित नहीं हुए। जैसे वो कथन देंगे उसके आधार पर जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र के भन्नी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब मानसिक रूप से कमजोर एक शख्स ने जान देने की नीयत से खेत में बने गहरे कुएं में छलांग लगा दी। घटना के दौरान कुएं में पानी अधिक होने से वह डूबा नहीं, बल्कि कुछ देर तैरने के बाद अंदर निकले एक पत्थर के सहारे बैठ गया। पानी में कूदने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि संतोष कुएं के भीतर बैठा है और बाहर आने से इनकार कर रहा है। जब ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो वह धमकी देने लगा कि यदि किसी ने जबरन निकालने का प्रयास किया तो फिर से पानी में चला जाएगा। सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और बताया कि संतोष की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसी कारण उसने ये कदम उठाया। छिंदवाड़ा के व्यस्त बुधवारी बाजार क्षेत्र में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात एक बड़ी आगजनी ने अफरा तफरी मचा दी। बाजार स्थित भारत रुई भंडार में देर रात करीब 12:30 बजे आग भड़क उठी। दुकान में रखा रुई व अन्य ज्वलनशील माल देखते ही देखते आग की लपटों में गिर गया और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।
आग इतनी भीषण थी कि पास पड़ोस के मकानों तक फैलने का खतरा पैदा हो गया। संकरी गलियों और घनी आबादी के बीच धुआं और लपटें देर रात तक उठती रही, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा। सूचना मिलते ही नगर निगम की 3 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाने में उन्हें काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पानी की धार लगातार चलने के बावजूद आग करीब 5 बजे तक धधकती रही। ये बड़े पापा के बेटों की दुकान थी, भारत रुई भंडार। यहाँ पे रात को कम से कम 12:30 बजे के आसपास अंगार लगी और हमारे बड़े वाले भैया यहाँ पे थे। उनकी फैमिली जो थी वो अभी भाव के यहाँ गमी हो गई थी। हमारे बड़े वाले भैया शांत हो गए थे, तो पूरी फैमिली वहाँ पे थी। तो मंझले वाले भैया सुधाकर भैया यहाँ पे रुके हुए थे, तो उन्हें देखे अंगार लगी तो वो बाहर निकले। फिर आसपास लोगों को बुलाए तो फायर ब्रिगेड वगैरह आने में थोड़ा समय लग गया, तो वो अंदर से लेके जो अंगार लगते गई तो कमरे बाई कमरे ऊपर बढ़ते चली गई। हमारे फायर कंट्रोल छिंदवाड़ा में रात्रि 12:30 पे फोन द्वारा सूचना मिली कि बुधवारी बाजार में अंगार लगी है। हमारी तत्काल गाड़ियां आई, हमने हाइट साइड की गाड़ियां भी बुलवाई है। बिछुआ, अमरवाड़ा, चौरई, वो 3 गाड़ी कराची हटी भी है। रात भर से पूरी गाड़ियां चल रही है, 7 गाड़ी और प्लस टैंकर। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले से एक बेहद गर्व करने वाली खबर सामने आई है। सीमित संसाधनों और चुनौतियों के बीच यहां के विद्यार्थियों ने बड़ा मुकाम हासिल कर जिले का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल हाल ही में घोषित हुई यूजीसी नेट और फेलोशिप परीक्षा के परिणाम में मंडला के छात्रों ने ऐतिहासिक सफलता दर्ज की। भूगोल विषय से पहली बार एक साथ लगभग 6 आदिवासी विद्यार्थियों ने नेट परीक्षा में सफलता हासिल की है। इनमें से 5 विद्यार्थियों ने नेट क्वालिफाई किया है, जबकि एक छात्र ने पूरे मंडला जिले में फेलोशिप परीक्षा में भी क्वालिफाई कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये सभी प्रतिभाशाली छात्र मंडला के रानी दुर्गावती महाविद्यालय के छात्र हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के दम पर ये सफलता हासिल की है। आदिवासी बाहुल्य जिले में जहां अब भी शिक्षा के संसाधन सीमित माने जाते हैं, वहां से एक साथ इतनी बड़ी सफलता ये साबित करती है कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। इस उपलब्धि के बाद पूरे जिले में खुशी का माहौल है। शिक्षकों और परिजनों ने इसे मंडला के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। अभी हाल ही में एनटीए यूजीसी नेट द्वारा आयोजित परीक्षा में मैंने भूगोल विषय से जीआरएफ क्वालिफाई किया है। ये परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित होती है और इसको पास करने वाले विद्यार्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में बैठने की पात्रता होती है। साथ ही जो जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं उनको पीएचडी में एडमिशन मिलता है। साथ ही शासन द्वारा जीआरएफ जो फेलोशिप होती है वो मिलती है। यहाँ तो ऐसे कोई भी कोचिंग संस्थान भी नहीं है सर, और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा सर। हम बहुत दूर से आते हैं और वहां से हम जब यहाँ पहली बार हम लोग आए थे, हमें मंडल के बारे में उन्हें ज्यादा आइडिया नहीं था। जब हम यहाँ रहने लगे सर, तो यहाँ देखिए कि यहाँ कोचिंग संस्था उतना खास नहीं है सर, लेकिन फिर भी जब अगर गुरुओं का आशीर्वाद और उनके अगर सही मार्गदर्शन पे अगर चले तो कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है सर। अगर उनकी बताई हुई मार्ग पे अगर हम चढ़े, अच्छी किताबें और अच्छी गाइडेंस के साथ अगर आगे बढ़े तो सर एक छोटी से क्षेत्र में भी हम सफलता हासिल कर सकते हैं सर। नेट का जो एग्जाम है तो चूंकि नेशनल लेवल पर होता है तो थोड़ा टफ है बनिस्बत जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, राज्य पात्रता परीक्षा है, उसकी तुलना में। उनको बताया कि नेट का क्या महत्व होता है और बच्चे बहुत पसंद है। आज को कम से कम वो 6 बच्चों के कारण अब ये हो रहा है कि कॉलेज में कैसा एनवायरमेंट बन गया है कि दूसरे विषय के बच्चे भी कह रहे हैं कि हमको ज्योग्राफी में एडमिशन लेना है। तो मंडला जैसे बच्चों के लिए जहाँ पर उनके पेरेंट्स भी उतने शिक्षित नहीं है, संसाधनों का भी अभाव है, आर्थिक रूप से भी वो समृद्ध नहीं, तो ऐसी स्थिति में अगर फेलोशिप प्राप्त कर लेता है बच्चा तो उसके लिए तो सोने में सुहागा जैसा। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ नरसिंहपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और 35 लाख की अंग्रेजी शराब, जिसे ट्रक कंटेनर में मिठाई के डिब्बे के बीच छुपाकर बनाए गए बनकर में छुपाकर परिवहन किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर नरसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक के निर्देश में नेशनल हाईवे पर घेराबंदी करके ट्रक कंटेनर को पकड़ा गया और 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो बताया गया है कि उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी इस अवैध शराब को ले जाया जा रहा था। आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए अब पुलिस अवैध शराब के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए टीम गठित कर कार्रवाई में जुटी है। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीणा का मानना है कि एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जो इस तरह
एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश अंग्रेजी शराब की अवैध तस्करी करता है। आरोपियों को रिमांड में लेकर पहुंचकर इस बड़े नेटवर्क को तोड़ने में पुलिस जुटी हुई है। लगभग 1:30 बजे के आसपास हम लोगों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक आयसर गाड़ी में जो तिरपाल से ढकी हुई है उसमें अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। तत्काल इसमें थाना प्रभारी करेली और एसडीओपी नरसिंहपुर और उनकी टीम को एक्टिवेट किया गया। 2 टीम बनाई गई। हाईवे पर एक टीम राजमार्ग की तरफ भेजी गई, दूसरी मुंगवानी थाना क्षेत्र की तरफ, और दोनों टीमों से जो सस्पेक्टेड व्हीकल है उनको रोक के पूछताछ की गई। इसी प्रकार एक आइसर व्हीकल जो बैयल तराए के पास में एक आइसर गाड़ी को रोका गया और जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो मिठाई के डब्बे लेके सिलीगुड़ी जा रहे हैं। सस्पेक्टेड लगा, पूरे ट्रक को रुकवाया, साइड में खड़ा करके जब उसको चेक किया तो 3 फीट मिठाई के डब्बों के बीच में एक लोहे की जो सीट होती है उससे एक बंकर बनाया हुआ था और उस बंकर में काफी भारी मात्रा में शराब भरी हुई। छतरपुर जिले के लवकुश नगर से महज 3 किलोमीटर दूर ग्राम मढ़ा में एक अनोखा विवाह समारोह संपन्न हुआ, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। ये विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों से हटकर सादगी और सामाजिक संदेश के साथ आयोजित किया गया। लवकुश नगर अनुविभाग के ग्राम घुरापुरवा निवासी दयाराम पटेल के पुत्र डॉक्टर भरत पटेल का विवाह ग्राम मढ़ा निवासी कल्लू पटेल की पुत्री गीता के साथ संपन्न हुआ। खास बात यह रही कि यह विवाह बिना पुरोहित और बिना मंत्रोच्चारण के आयोजन के बगैर हुआ। दिन के समय आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के पुरोहितों और महापुरुषों की तस्वीरों को साक्षी मानकर दंपति ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। समारोह पूरी तरह सादगी, समानता और संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए संपन्न हुआ। दंपति ने पारंपरिक 7 फेरे की बजाय 8 वचन लिए, जो सामाजिक जिम्मेदारी और आपसी समानता का संदेश देते हैं। वर वधु ने जो 8 वचन लिए उसमें हर परिस्थिति में साथ निभाने, एक दूसरे के सपनों और करियर का सम्मान करने, परिवार और पूर्वजों का आदर करने, रिश्ते में विश्वास बनाए रखने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प शामिल रहा। इसके साथ ही प्रकृति संरक्षण, नशा मुक्ति और पाखंड के विरोध का भी संदेश दिया गया। शादी ग्राम मढ़ा में संपन्न होने जा रही है। इसमें एक तो पूरे समाज का सहयोग है, मतलब पूरे क्षेत्र भर से, ऐसा नहीं कि जिले से, जिले के बाहर के भी हमारे समाज के सभी वरिष्ठ लोग एकत्र हुए हैं और सभी समाजों का मतलब अच्छा खासा सहयोग मिला है। कुछ लोगों का कहना था कि ये एक अलग है, थोड़ा सा वो ठीक नहीं रहेगा, इसमें समाजों का समावेश नहीं रहेगा, लेकिन कार्यक्रम होने के दौरान ऐसा पता चल रहा है कि हाँ सभी लोगों की उपस्थिति है और किसी में भी ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा कि ये अनुचित है या धर्म विरोध है। हम धर्म के साथ हैं लेकिन पाखंड के विरोध में है। ये एक अनोखी शादी इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह पूरी तरह से संवैधानिक और पाखंडवाद और अंधविश्वास से रहित शादी है और इसमें जो है तो हम कहेंगे भरत भैया और गीता जी को कि इन दोनों का विश्वास और इनकी बहुत कहेंगे कि अपन तर्कवादी विचारधारा जो है, समानतावादी विचारधारा, उसके तहत ये शादी हो रही है। मोटे अनाज यानी श्री अन्न के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने और इसके स्वास्थ्यगत फायदों से रूबरू कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा 2 दिवसीय मिलेट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 13 एवं 14 फरवरी को स्थानीय पुलिस ग्राउंड में आयोजित होने वाला ये उत्सव प्रतिदिन शाम 4 बजे से शुरू होगा। श्री अन्न के प्रति आमजन को अवगत कराने के लिए रैली का आयोजन किया गया, जिसे प्रदेश के PHE व कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने हरी झंडी दिखाकर न केवल रवाना किया बल्कि रैली में खुद भी शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि इस फूड फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण कोदो, कुटकी, बाजरा और अन्य मोटे अनाजों पर आधारित व्यंजनों के स्टॉल होंगे। आयोजन के माध्यम से जैविक और पारंपरिक भोजन को आधुनिक थाली तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। श्री अन्न महाअभियान चल रहा है, जिसके चलते मंडला जिले में एक यहाँ पे एक रैली के रूप में हमारे सभी विभाग के सम्मानीय अधिकारी, कर्मचारी और सम्मानीय कलेक्टर साहब, सभी लोग हम लोगों ने रैली में आज शामिल हुए हैं और 13 और 14 तारीख को यहाँ पे बड़ा मिलेट्स मेला यहाँ पे भर रहे हैं पुलिस लाइन पे। वहाँ पे बड़ी मात्रा में पूरे कोदो, कुटकी, जिस तरीका से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मंशा है
कि मोटे अनाज को प्रमोट करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुर्गावती योजना के माध्यम से कोदो कुटकी जो फसल उगाते हैं उनको प्रति क्विंटल में 1000 रुपया का बोनस देने का काम किए हैं, जिसके चलते हमारे किसान बंधुओं को अच्छा उसका फायदा हुआ। एआईएमआईएम ने एसआईआर में कथित फर्जी आपत्तिकर्ताओं के विरोध में चुनाव आयोग का पुतला दहन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि जिले में हजारों की संख्या में आपत्तियां दर्ज कर मॉनिटरिंग वोटरों को टारगेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम ने 14 फरवरी को बुरहानपुर दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की भी चेतावनी दी है। पार्टी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिले में हजारों की तादाद में आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जिनमें बड़ी संख्या में माइनॉरिटी समुदाय के मतदाताओं से जुड़ी हुई है। एआईएमआईएम का कहना है कि ये सुनियोजित तरीके से अल्पसंख्यक वोटरों को परेशान और टारगेट करने की कोशिश है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज एमआईएम जिला यूनिट ने इकबाल चौक में चुनाव आयोग का पुतला इसलिए दहन किया है कि विगत कई दिनों से एमआईएम द्वारा चुनाव आयोग से और यहाँ के बुरहानपुर जिला रिटर्निंग ऑफिसर से अपील की जा रही है कि जो फर्जी आपत्तिकर्ताओं ने जिले के सामान्य नागरिकों के खिलाफ झूठी आपत्ति दर्ज की है और जो षड्यंत्र रखे जा रहे हैं नागरिकों को उनके वोट डालने के अधिकार से वंचित करने का, उसके विरोध में हमने आज पुतला जलाया। और हम ये चाहते हैं कि बुरहानपुर जिला रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग स्वयं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश की जनता को, जिले की जनता को ये विश्वास दिलाए कि फर्जी आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ हम एफआईआर करवाएंगे, जांच करवाएंगे। मेरा नाम रजिया है। मैं लेकर आई थी सुबह मेरी खाला सास को, तो हम नसबंदी के लिए आए थे। तो नसबंदी हम करवाने गए तो उन्होंने अंदर पेशेंट को बुलाया और फिर उसके बाद उन्होंने बाहर भग के आ गए सारे, ये डॉक्टर साहब ने और दूसरे डॉक्टरों को भी बुलाया उन्होंने कि आप आ जाओ जल्दी से, यहाँ पे केस बिगड़ गया है। तो हम सब उन्हें बात करने लगे हमसे, तो वो अंदर से आए और मुझसे कहने लगे कि इसकी पेशाब की थैली में कट लग गया, तो हमें ओटीपी में ले जाकर दूसरा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ना मैंने ऑपरेशन नसबंदी का करवा के आए थे, अब जिंदगी भर उनका नसबंदी का ऑपरेशन नहीं होगा। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से आज मंदिर प्रबंध समिति द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य श्रद्धालुओं एवं आमजन को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और स्वच्छता का संदेश देना रहा। रैली में समिति के पदाधिकारी, स्वयं सेवक एवं श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने प्लास्टिक मुक्त मंदिर, स्वच्छ मंदिर जैसे नारों के साथ लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रबंध समिति द्वारा श्रद्धालुओं को कपड़े की थैलियां वितरित की गई ताकि वे प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद कर पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाएं। समिति ने अपील की कि मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का सिंगल यूज प्लास्टिक न लाया जाए। कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दिया कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रबंध समिति ने भविष्य में भी ऐसे जागरूकता अभियान जारी रखने का संकल्प लिया। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से बहुत बड़ा परिसर बन चुका है, पशुपतिनाथ लोक बन चुका है। इसको साफ, स्वच्छ, शुद्ध रखने के लिए आज हमारे अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर महोदय के द्वारा प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाया गया है। इसके लिए आज सभी मंदिर के सभी कर्मचारी, विद्यार्थीगण एवं सभी सेवादारों ने मिलकर के आज एक प्लास्टिक मुक्त रैली निकाली गई, जिसके अंदर दुकानदारों से लेकर के सभी को इससे निवेदन किया गया कि कपड़े की थैली का उपयोग करें, प्लास्टिक का उपयोग न करें। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में आज प्लास्टिक मुक्त को लेकर रैली निकाली गई है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार पशुपतिनाथ मंदिर परिसर को हम लोग प्लास्टिक मुक्त बना रहे हैं और साथ ही यहाँ पे बाहरी व्यापारी, आंतरिक दुकानदार एवं फूलमाला जो हैं उनको कपड़े की थैलियां वितरित की गई हैं और सभी को निर्देशित किया गया है कि आप प्लास्टिक का उपयोग न करके कपड़े की थैलियों का उपयोग करें। प्लास्टिक से जो है कई तरह की बीमारियां, कैंसर आदि रोग जो है उत्पन्न होता है और साथ ही हम लोगों ने बाहरी गार्ड को भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी प्लास्टिक आदि जो मंदिर परिसर में न ले जाए, प्लास्टिक की थैलियों को बाहर ही रोक लिया जाए।
पुलिस ने बुरहानपुर में 50 लाख से अधिक कीमत की डीपी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। लंबे समय से डीपी चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। चोरों के इस गिरोह पर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के इस गिरोह के 2 सदस्यों को नेपानगर पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस 4 फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। अभी जो क्षेत्र में लगातार 25, 26 और 2024 में भी लगातार ये डीपी चोरी की घटनाएं हो रही थी। इसको लेके जो इसमें आरोपी अकरम पिता असलम खान, ये निवासी ख्वाजा नगर सावदा का है, जिला जलगांव का रहने वाला। दूसरा शरीफ पिता नसीर तड़वी, ये ख्वाजा नगर सावदा का है। और इनके अन्य साथी और हैं, एक तो अकरम है, महमूद शाह जलगांव का है, विनोद तड़वी रावेर का है, प्रदीप सांघवी का है। ये इसमें 4 लोग अभी फरार हैं। इनके द्वारा क्षेत्र में लगातार जो ग्रामीण क्षेत्रों में डीपियां थी, उनको तोड़कर कोयल चोरी करने की लगातार घटनाएं की जा रही थी। दिनांक 9 फरवरी को भी सीवल के पास एक डीपी चोरी गई थी, जिसमें ये जो 2 आरोपी अकरम और शरीफ है, ये इनको रंगे हाथों। सरकार ने बालाघाट जिले के आदिवासी इलाकों में खनन का रास्ता खोल दिया है। 18 फरवरी को प्रस्तावित जनसुनवाई से पहले ही सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। बहर विधानसभा क्षेत्र के पचामा दादर अनुसूचित इलाके में बॉक्साइट और लौह अयस्क खनन की अनुमति के विरोध में उकवा पूरी तरह जाम रहा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और बहर विधायक संजय उइके के नेतृत्व में इस चक्का जाम में आदिवासी समाज और ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। बहर विधानसभा क्षेत्र 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित आदिवासी क्षेत्र है, जहां वन अधिकार कानून एक पेसा एक्ट लागू है। इसके बावजूद पचामा दादर इलाके में करीब 60 हेक्टेयर जंगल और पहाड़ियों को खनन के लिए सौंपने की तैयारी की जा रही है। पर्यावरण विभाग और खनिज विभाग द्वारा आपत्तियां मांगे जाने पर सभी ग्राम पंचायतों ने खनन के खिलाफ लिखित विरोध दर्ज कराया था, लेकिन इसके बाद ही प्रदेश सरकार ने आदिवासियों की आवाज को दरकिनार करते हुए खनन की मंजूरी दे दी। विधायक संजय उइके ने खनन रिपोर्ट पूरी तरह भ्रामक और तथ्यों को छुपाने वाली बताई। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल, जंगल और जमीन की लूट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज जो यहाँ पर चक्का जाम किया जा रहा है, ये हमारा यहाँ से बालाघाट की तरफ जाते हैं तो बाएं तरफ में जो पहाड़ी दिख रही है लौगुर और पचामा दादर, ये लौगुर और पचामा दादर में बॉक्साइट के लिए 117 हेक्टेयर, 35 हेक्टेयर, 60 हेक्टेयर और 156 हेक्टेयर बॉक्साइट खनन के लिए सरकार द्वारा खोला गया है। ब्लॉक आवंटन की कार्रवाई हो चुकी है और ये पूरा का पूरा क्षेत्र वन क्षेत्र है। हम लोगों की मांग है, ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम सभा से कोई सहमति नहीं ली गई, ग्राम सभा से कोई परामर्श नहीं लिया गया। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है जहां पेसा एक्ट लागू है, जहां मंदसौर में ग्राम पंचायतों के पंचों के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद पंचायत परिसर में आयोजित इस शिविर में पंचों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों एवं ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञ प्रशिक्षणों ने पंचायत राज व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता बनाए रखने जैसे विषयों पर जानकारियां दी। प्रशिक्षण के दौरान पंचों को ग्राम सभा की भूमिका, सामाजिक अंकेक्षण, विकास कार्यों की निगरानी एवं डिजिटल पोर्टल के उपयोग की भी जानकारी दी गई, ताकि वे अपने अपने गांवों में बेहतर प्रशासन और विकास सुनिश्चित कर सकें। ये पूरे जिले में सभी जनपदों में 2-2 दिन का प्रशिक्षण रखा है। जो सारे पंचायतों के अंदर जो पंच है, पंच की समस्या, वार्ड की समस्या और उनके निराकरण के लिए जो प्रशिक्षण रखा गया हम लोगों ने, और यहाँ पर इनकी समस्या भी सुनी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग उनको बताया जाएगा कि कौन सी समस्या से क्या निराकरण किया जाएगा। कुछ सफाई और स्वास्थ्य की बात की, सफाई और स्वास्थ्य के लिए हो गई। उसके बाद उनके GPTP ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होता है, ठीक है। और स्वच्छता के लिए हमारे पंचायत के अंदर जो 9 गोल्स चलते हैं, स्वच्छ पंचायत, स्वास्थ्य पंचायत, उसके बारे में भी इनको बताया जाएगा। ग्राम सभा के बारे में इनको बताया जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।